हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं साउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इको। इको का मतलब क्या होता है? प्रतिध्वनि। यानी प्रतिध्वनि क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, यानी मल्टीपल इको भी होता है, और उसके साथ कंडीशन ऑफ इको कैसे जनरेट होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इको के बारे में। इको क्या होता है? तो यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों, इको इज द रेपिटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड फ्रॉम द सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी इको प्रतिध्वनि क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का पुनरावृत्ति होती है। इससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, जहाँ परावर्तक तल होता है वहाँ से क्या होती है? ओरिजिनल साउंड का रिफ्लेक्शन ही क्या कहलाता है? इको कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम ऑफ इको। अगर हमें इको का टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो टाइम ऑफ इको क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई पर्सन क्या है यहाँ पे खड़ा है, उसके बीच की डिस्टेंस d है, और इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है दोस्तों? इन एयर मान लीजिए 340 होता है, 340 मीटर पर सेकेंड। ये हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। तो मान लीजिए स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, यानी साउंड जो क्या होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने में जो डिस्टेंस होती है वो d होती है। तो फिर वो कानों तक पहुंचेगी, यानी ये पर्सन के बाद पहले ये आवाज़ किया तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिएक्ट करके फिर यहाँ पे इसके कानों तक पहुंची, यानी फिर d कवर किया, यानी डिस्टेंस d जाने में, डिस्टेंस d आने में। तो टाइम ऑफ इको क्या हो जाएगा? 2d/v हो जाएगा। ठीक है, यहाँ v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है दोस्तों। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड है, और ये d क्या है? डिस्टेंस। टाइम ऑफ इको को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, कभी अगर टाइम ऑफ इको निकालने के लिए आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2d/v, यानी वेयर d इज डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी व्यक्ति और रिफ्लेक्टिव परावर्तक तल के बीच की जो दूरी होती है वो d होती है, और v क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इको कैसे जनरेट होता है, यानी इको उत्पन्न कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो हम लोग जानते हैं। यानी कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट इको, यानी इको को प्रोड्यूस करने के लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे हमने लिखा है, टाइम ऑफ इको मस्ट बी एटलीस्ट 1/10 सेकेंड और मोर। यानी जो टाइम ऑफ इको होगा वो कितना होना चाहिए? 1/10 सेकेंड होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। मस्ट बी यानी एटलीस्ट, यानी कम से कम 1/10 होना चाहिए सेकेंड का, या उससे अधिक होगा तब वो इको के लिए एक कंडीशन जनरेट होगी। दूसरा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स of the sound and reflecting surface must be at least equal to the 17 मीटर और more। यानी इस पर्सन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच एटलीस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर या उससे अधिक होना चाहिए, या उससे अधिक होगा। ठीक है, और मोर हो जाएगा, कम से कम इतना या इससे अधिक। ठीक, और फिर क्या करा? नेचर एंड साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नेचर कैसा है, साइज कैसा, उस पर भी इको डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि टाइम ऑफ इको 1/10 सेकेंड होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरा, पर्सन यानी सोर्स ऑफ साउंड से और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की मिनिमम डिस्टेंस एटलीस्ट, यानी कम से कम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर या उससे अधिक। और तीसरी कंडीशन, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस नेचर का है उस पर भी डिपेंड करेगा, उसके साइज पे भी डिपेंड करेगा। तो ये था दोस्तों इको का टाइम कैसे हम लोग निकालते हैं, कंडीशन क्या क्या है, ये चीज़ें हमने अच्छे से आपको समझा दी। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल इको के बारे में। मल्टीपल इको होता क्या है? देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल इको के बारे में। मल्टीपल इको क्या होता है? हमने यहाँ पे लिखा है, द रिपीटेशन ऑफ साउंड नंबर ऑफ टाइम्स ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वन और मोर ऑब्स्टेकल आर नोन एज मल्टीपल इको। कहने का मतलब यह है, जो साउंड का रिपीटेशन होता है यानी पुनरावृत्ति जो होती है,
वो नंबर ऑफ टाइम बार बार होती है, किसकी वजह से? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक से अधिक होता है, ठीक है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक से अधिक होता है तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो जो साउंड सोर्स है वो नंबर ऑफ टाइम क्या रिपीट होगा। वो जो नंबर ऑफ साउंड जो रिपीट होगा ओरिजिनल साउंड का, वही क्या कहलाता है? आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे देखिए पहाड़ियों में जो होता है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जब हम किसी को बुलाते हैं या वादियों में जैसे बहुत लोग चिल्लाते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी का अपना नाम लेते हैं, जैसे मोहन लिए तो मोहन 4 बार सुना जाएगा, मोहन मोहन मोहन। तो ये क्या होता है? यहाँ पे ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, यानी मल्टीपल इको है, क्योंकि उसमें जो मीडियम होते हैं या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कई सारे होते हैं, जिसकी वजह से इको क्या होता है? मल्टीपल हो जाता है। बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको। तो देखिए इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। कहा गया कि मल्टीपल इकोज आर हियर्ड व्हेन साउंड आर लार्ज एनर्जी इज प्रोड्यूस बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट हिल्स और 2 लार्ज बिल्डिंग्स। यानी यहाँ पे देखिए मल्टीपल का मतलब, देखिए हम जो बता रहे थे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में, देखिए 2 डिस्टिंक्ट हिल्स और 2 लार्ज बिल्डिंग के बारे में बताया गया। यानी 2 हो गए, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया। यानी हमें मल्टीपल इको कब सुनाई देता है? जब हम साउंड को बहुत ही मतलब अधिक ऊर्जा से प्रोड्यूस करें, और वो किसके बीच में? 2 डिस्टिंक्ट हिल्स के बीच में, यानी 2 पहाड़ियों के बीच में जब हम चिल्लाते हैं, जैसे हमने बुलाया राम, तो राम 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 3-4 बार रिपीट होगा। 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, उनके बीच अगर हम लोग साउंड प्रोड्यूस करें लार्ज एनर्जी के साथ, तो भी क्या होगा? हमारी जो साउंड होगी रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी, तो क्या होगा? मल्टीपल इको होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, द रोलिंग ऑफ थंडर ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ द थंडर फ्रॉम नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज द क्लाउड्स एंड द लैंड। यानी जो रोलिंग ऑफ थंडर होता है, यानी जो बिजली का गड़गड़ाहट होती है, वो क्या होता है? जैसे आपने कल सुना होगा, या आपके एरिया में इस टाइम मानसून आ गया होगा, तो बारिशें होती हैं, तो कभी कभी क्या बिजली बहुत तेज चमकती है, चमकने के बाद बादलों में बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट होती है। तो जो गड़गड़ाहट होती है तो तुरंत एक ही बार नहीं होती, एक ही आवाज़ बार बार हमें सुनाई देती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, यानी किसके किसके बीच में? क्लाउड और लैंड के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से वो आवाज़ें हमें क्या होती हैं? बार बार सुनाई देती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे रिवर्बरेशन के बारे में। रिवर्बरेशन क्या होता है? गूंजाहट, यानी गूंजापन, यानी जैसे कोई आवाज़ गूंजती है, वो कैसे गूंजती है, वो क्यों गूंजती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है रिवर्बरेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिवर्बरेशन के बारे में। रिवर्बरेशन होता क्या है? यानी यहाँ पे हमने लिखा द फेनोमेना ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल। यानी ये एक ऐसा फेनोमेना होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब साउंड को प्रेजेंट करते हैं, यानी हम कोई स्पीच देते हैं या कुछ बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो जो बड़े हॉल में क्या होते हैं, हमारी आवाज़ें जो गूंजती हैं, उसी को क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन कहते हैं। यानी वो हमारी आवाज़ जो गूंजता है, वो किसकी वजह से गूंजता है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम साउंड का जो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। किससे? हॉल के सीलिंग से, हॉल की वॉल से। हॉल का मतलब क्या? एक बहुत बड़ा हॉल रहेगा और उसमें उसके जो दीवारें होती हैं उस पर साउंड टकराएगा, उसके सीलिंग से यानी जो छत है उस पर टकराएगा, इवन उसके फ्लोर पे भी हमारे जो साउंड्स होते हैं टकराते हैं, जिसकी वजह से बार बार उसमें रिपीटिशन आता है, यानी बार बार वो पुनरावृत्ति होती है, मतलब दोबारा एक तरह से कहा दोहराई जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें उस आवाज़ में क्या था? गूंज होती है, यानी एक बार बोलेंगे तो लगी अस्पष्ट निकलती है आवाज़ें, तो वो क्या होता है? रिवर्बरेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यानी यहाँ पे बताया गया है कि द टाइम इंटरवल फॉर विच द ओरिजिनल ऑडिबल साउंड प्रेजेंट इन अ हॉल आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड इज कॉल्ड टाइम रिवर्बरेशन, या टाइम ऑफ रिवर्बरेशन, या रिवर्बरेशन टाइम। यानी ये कहा गया है द टाइम इंटरवल, यानी वह टाइम इंटरवल जिसमें हम लोग ओरिजिनल ऑडिबल साउंड को
प्रेजिस्ट करते हैं इन अ हॉल, यानी हॉल में जब हम भाषण देते हैं यानी ओरिजिनल साउंड को प्रेजिस्ट मतलब प्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड, यानी जब हम लोग ओरिजिनल साउंड का मतलब जो हम लोग आवाज मतलब स्पीच देते हैं तो हमारी जो साउंड निकलती है वो क्या होता है ओरिजिनल साउंड होती है बिफोर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी द साउंड प्रोड्यूस बिफोर रिफ्लेक्शन इज नोन एज ओरिजिनल साउंड। तो ओरिजिनल साउंड क्या कहलाता है, उसमें जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, रिवर्बरेशन टाइम कहलाता है, ठीक है। तो रिवर्बरेशन टाइम हमने बता दिया, रिवर्बरेशन बता दिया। अब क्या होता है अगर किसी आवाज में ज्यादा गूंज हो यानी मतलब बार बार रिफ्लेक्शन हो मतलब रिपीटिशन हो तो क्या होता है, हमें आवाजें अस्पष्ट सुनाई नहीं देती है। वही इस पॉइंट में बताया गया है दोस्तों। इस पॉइंट में कहा गया है कि एन एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज अनडिजायरेबल as it interfaces with the original sound and make the speech of person indistinct। यानी मान लीजिए किसी स्पीच अगर कोई पर्सन स्पीच दे रहा है उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिवर्बरेशन हो रहा है यानी अत्यधिक गूंजापन हो रहा है, उस हाल में ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे क्या होता है वो असहज महसूस करेगा और जो उसकी स्पीच होगी जो डिलीवर कर रहा है वो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी, ठीक है। मतलब जब ज़्यादा गूंजेगा तो लोगों को कम समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर आफ्टर हम लोग रिफ्लेक्शन यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ कहाँ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिवर्बरेशन को कैसे रिड्यूस किया जाता है यानी कैसे उसे कम किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है एक्सेसिव रिवर्बरेशन इन द हॉल और ऑडिटोरियम कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग स्टेप, यानी जो हॉल और ऑडिटोरियम यानी जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं ऑडिटोरियम्स होते हैं जिसमें स्पीच डिलीवर्ड होती हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, तो उसमें जो रिवर्बरेशन होते हैं यानी आवाज़ें जो गूंजती हैं उनको कम करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है पैनल्स मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक कंप्रेस्ड फायरबोर्ड आर fitted on the walls or the ceilings of the hall, यानी जो सीलिंग्स ऑफ द हॉल होती हैं यानी जो हॉल की सीलिंग्स होती हैं और जो आपके वॉल्स होते हैं उस पर हमें क्या होता है फायर बोर्ड लगाना चाहिए। और फायर बोर्ड क्या होता है बहुत सारे इंसिडेंट साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है यानी जो साउंड्स जो एक्सेसिव साउंड होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो रिवर्बरेशन होता है धीरे धीरे क्या होता है मिनिमाइज हो जाता है यानी रिवर्बरेशन कम होता है, तो हमें आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है द वॉल्स ऑफ द हॉल शुड हैव रफ प्लास्टर सो दैट दे एब्जॉर्ब साउंड, यानी अगर हम जो हॉल की या ऑडिटोरियम के जो वॉल्स होते हैं जो दीवारें हैं उसको रफ प्लास्टर करें, उस पर पुट्टी वगैरह नल लगा के रफ प्लास्टर अगर करते हैं, रफ प्लास्टर का मतलब जैसे फर्स्ट फ्लोर करते हैं तो वो रफ प्लास्टर नहीं होता वो स्मूथ प्लास्टर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है रफ प्लास्टर में हम लोग क्या करते हैं कि जो कंक्रीट लगाते हैं या सीमेंट लगाते हैं वैसे ही रहते हैं, फ्लोर टाइप का नहीं बनाते हैं, तो जिसकी वजह से वो रफ प्लास्टर होने की वजह से वो साउंड को एब्जॉर्ब करता है, तो इससे रिवर्बरेशन क्या होता है मिनिमाइज हो जाता है यानी कम हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया दोस्तों हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हॉल दे एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस रिवर्बरेशन, यानी भारी भारी यानी मोटे पर्दे हमें लगाने चाहिए दरवाज़ों पे और खिड़कियों पे, जिससे वो क्या होते हैं आवाज़ों को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं और रिवर्बरेशन कम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कारपेट आर पुट ऑन द फ्लोर टू एब्जॉर्ब साउंड टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, यानी हमें फ्लोर पे क्या होता है कारपेट्स यानी चटाइयाँ बिछा देनी चाहिए जिसकी वजह से क्या होते हैं वो रिवर्बरेशन को कम कर देती हैं। बात करते हैं द सीट्स आर अरेंज इन द हॉल शुड बी कॉशन शीट सो एज टू एब्जॉर्ब साउंड। कॉशन शीट का मतलब होता है जो गद्दीदार सीट अगर लगी रहती हैं, गद्दीदार सीट क्या होती हैं जिसमें गद्दी लगी रहती है, वो क्या करता है कि
साउंड को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन कम होता है। तो ये सारी कंडीशंस अगर रहेंगी हॉल में या ऑडिटोरियम में तो वहाँ पे रिवर्बरेशन कम होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज कहाँ होता है वो हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज कहाँ होता है। यानी सबसे पहले हमने बताया मेगाफोन। मेगाफोन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। जैसे आप देखोगे कि लाउड स्पीकर्स यानी मेगाफोन्स में, जैसे हम लोग आप फिल्मों में देखोगे जो चोर अगर चोरी करता है या मर्डर किया रहता है तो अगर वो छिपा रहता है तो पुलिस अगर घेराबंदी करती है तो उसमें जो मेन लीडर रहता है पुलिस का, वो मेगाफोन से बोलता है कि बाहर निकल जाओ नहीं वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। तो वो मेगाफोन से बोलता है। तो मेगाफोन से क्या होती हैं, आवाज़ें गूंजती हैं, आवाज़ें गूंजती हैं, यानी उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। वो किस टाइप का होता है दोस्तों, देखिए मेगाफोन कॉनिकल शेप में होता है, ऐसे होता है, आगे बड़ा रहेगा और यहाँ पे छोटा रहेगा। तो यहाँ से बोलता है तो ऐसे लड़ते हुए आवाज़ क्या होती है, बहुत दूर तक फैलती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टेथोस्कोप के। स्टेथोस्कोप आप देखे होंगे, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम लोग हार्ट बीट या लंग्स में जो सांस वगैरह लेते हैं तो उसको चेक करते हैं डॉक्टर्स। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप में भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। साउंड बोर्ड का यूज़ क्या होता है, साउंड बोर्ड में हम क्या करते हैं कि अगर साउंड बोर्ड क्या होता है दोस्तों, साउंड बोर्ड जनरली कर्व होता है। कर्व क्या होता है, अगर कर्व होता है तो जब हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आवाज़ें टकरा के क्या होती हैं, हर कॉर्नर में पहुँच जाती हैं। यानी अगर कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहा है या कहीं भाषण हो रहा है तो ये साउंड जब ये अगर अक्सर क्या होता है, साउंड बोर्ड स्टेज पे लगे रहते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो ये कर्व लीनियर होते हैं, कर्व की तरह होते हैं, यानी घुमावदार होते हैं, जिससे साउंड क्या होता है कि आगे डिलीवर्ड हॉल में हर कॉर्नर पे पहुंच जाए, जिससे सभी आपके जो दर्शक हों उनको सुनाई दे। ठीक है, बात करते हैं कर्व सीलिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस हॉल या सिनेमा हॉल जो होते हैं उनकी जो छतें होती हैं कर्व बनाई जाती हैं, यानी ऐसे बनाई जाती हैं। ऐसा इसलिए बनाया जाता है दोस्तों कि जो उसमें ऑडियंस बैठे रहते हैं वो डिफरेंट जगह बैठे रहते हैं, एक जगह एक ही लाइन में नहीं बैठे रहते हैं, तो वो कोने में बैठे रहते हैं, कहीं बैठे रहते हैं। तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है दोस्तों, तो वो इसमें इस सीलिंग्स पे, कर्व सीलिंग्स पे टकराते हैं और हर कॉर्नर पे, यानी उस कॉन्फ्रेंस हॉल के हर कॉर्नर में वो साउंड पहुंच जाता है। किसके, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, रेंज ऑफ हियरिंग, यानी हमारी जो सुनने की क्षमता है वो कितने तक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग की, यानी सुनने की जो क्षमता होती है वो क्या है, वो उसकी सीमा क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, इट इज़ फाउंड दैट द ह्यूमन ईयर आर सेंसिटिव फॉर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी विद इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रेंज नोन एज ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। यानी कहने का मतलब जो मनुष्य का जो कान होता है वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का एक स्पेसिफिक रेंज होता है, यानी वो साउंड को सुनने की एक स्पेसिफिक रेंज तक ही वो सुन सकता है। स्पेसिफिक रेंज बाद एक सीमा तक सुन सकता है, उसी सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ हियरिंग कहते हैं या ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड या आपका रेंज ऑफ हियरिंग कहते हैं उसे। अब यहाँ पे बात करते हैं, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। यानी कहने का मतलब जो रेंज ऑफ हियरिंग होती है ह्यूमन बींग्स की वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड वो सुन सकता है। अब हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैकेनिकल साउंड वेव फ्रीक्वेंसी जो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। यानी साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, यानी कम होती है, बिलो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, तो वो क्या होगा,
इंफ्रासोनिक साउंड कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिकल साउंड वेव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, यानी कहने का मतलब जो मैकेनिकल साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलोहर्ट्ज से अगर ज़्यादा होती है या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है तो वो क्या होगा, आपका अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स और इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उम्मीद है ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, रेंज ऑफ हियरिंग। तो अब हम लोग बात करेंगे इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड्स के बारे में। देखिए दोस्तों, बात करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड के बारे में, यानी मैकेनिकल साउंड वेव्स और फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड होता है। यानी इंफ्रासाउंड वो साउंड होती हैं जो जिनका जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज होती है, वो क्या कहलाता है, आपका इंफ्रासाउंड कहलाता है। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, एलिफेंट हो गया, राइनासोरस हो गए, वेल्स हो गए। ठीक है, इनकी जो साउंड होती है वो 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक के ही रहती हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में या अल्ट्रासाउंड के बारे में। मैकेनिकल साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, यानी कहने का मतलब मैकेनिकल साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी अगर 20 किलोहर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो तो वो साउंड क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाता है या अल्ट्रासाउंड कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उससे आप एनसीईआरटी या और भी जो साइट्स बुक्स हैं आपके जो प्रैक्टिस बुक्स आपने लिए हैं एंट्रेंस के लिए उसमें दिए गए हों, उसे आप रिकॉल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स, यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो अनुप्रयोग हैं वो क्या क्या हैं, यानी उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में। जो पहला पॉइंट है वो आपका दिया गया है, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू क्लीन दोज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस टू लोकेट इन देयर हार्ड टू रीच प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल स्पायरल ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ हम लोग इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को साफ करने में करते हैं, क्योंकि उसकी जो लोकेशन होती है दोस्तों बहुत ही हार्ड होती है। हार्ड का मतलब क्या, बहुत कठिन रूप से उसे हम लोग साफ कर पाते हैं। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड वेव जो होती हैं वहाँ पे ऐसी जगहों पे पहुँच जाती हैं जहाँ पे हम लोग अपने किसी भी माध्यम से उसको साफ करने में असफल हो पाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और कुछ इंस्ट्रूमेंटों को साफ करते हैं, जैसे स्पायरल ट्यूब हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया गया, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट from various part of the heart and thus form the image of the heart. This technique is known as echocardiography. यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज हम लोग हार्ट के वेरियस पार्ट को रिफ्लेक्ट करके उस इमेज को या हार्ट का इमेज प्राप्त करते हैं, और इसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी में हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव से ही हार्ट के इमेजेस को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, यानी यहाँ पे कहा गया है टू गेट द इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वन कैन बी यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज अल्ट्रासाउंड स्कैनर। यानी हमें अपने बॉडी की या ह्यूमन बॉडी के इंटरनल यानी आंतरिक अंगों के अगर इमेज चाहिए होते हैं तो हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। अल्ट्रासाउंड स्कैनर क्या होता है, इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू, यानी इस टेक्निक्स में अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती हैं, आर अलाउड टू पास थ्रू ह्यूमन बॉडी एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट रीजन वेयर दिस चेंज टिश्यू डेंसिटी। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं वो ह्यूमन बॉडी से पास करती हैं और क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करके उस रीजन पे जाती हैं जहाँ पे हमें उसके इमेज चाहिए होता है और वहाँ पे उससे टिश्यू की डेंसिटी को चेंज कर देती हैं। दीज वेव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल दैट आर जनरेटेड
इमेज ऑफ द ऑर्गन्स ऑन द मॉनिटर और फोटोग्राफिक फिल्म। यानी और फिर वही वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होके इमेज को जनरेट करती हैं, जो जिस इंटरनल ऑर्गन का हमें चाहिए होता है, और किस पे, मॉनिटर्स जो लगे रहते हैं या फोटोग्राफिक फिल्म रहते हैं उस पे जनरेट करते हैं। और इसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं। इसमें क्या है, अल्ट्रासाउंड वेव्स के एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग है, यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करके हम डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका बोर्ड लेवल हो, चाहे आपका एकेडमिक लेवल हो, चाहे आप एंट्रेंस लेवल पे तैयारी कर रहे हो। तो इसमें एक आता है सोनार एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करके हम किसी भी डूबे हुए जहाज या कोई वस्तु जो समुद्र में या नदियों में गिर जाती हैं उनको हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे उसमें है, सोनार क्या होता है, उसमें क्या टेक्निक है, जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं सोनार के बारे में। सोनार क्या होता है, यानी अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश अंडर वाटर कम्युनिकेशन to detect the enemy submarines and determine the depth of the sea at a given place. This technique is used called sonar। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि अल्ट्रासाउंड वेव्स यानी सोनार में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। और हमें सी की जो डेप्थ होती है, यानी सी की जो डेप्थ होती है, यानी जो समुद्र की गहराई को मापने के लिए भी हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं। या कहा जाए जो दुश्मन देश की जो सबमरीन्स होती हैं वो अगर हमारे ऊपर हमला करने तो उसको डिटेक्ट करते हैं कि वो कितनी दूरी पे है, कितनी डेप्थ पे है, उसका यूज़ हम लोग उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार का मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करके हम लोग हर चीज़ें पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें डेप्थ बताना हो या सबमरीन की कितनी हाइट पे है, यानी कितनी डेप्थ पे सबमरीन चल रही है, या उसकी डिस्टेंस क्या है, वो सभी चीज़ें जानने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना, D=1/VT। तो यहाँ D क्या है दोस्तों, D है समुद्र तल की जो गहराई है, डेप्थ है वो है, और V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन अ वाटर, एंड T क्या है, टाइम है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसेप्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड सिग्नल। यानी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में जो अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स मिल रहे हैं उसमें जो टाइम लग रहा है वो T है। तो T निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2D/D करते हैं, क्योंकि एक बार क्या होगा, डिटेक्टर जाएगा, D डिस्टेंस कवर करेगा और फिर ट्रांसमीटर क्या करेगा, उसे बताएगा। तो D क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, इसलिए T=2D/V होता है। और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी मेथड को हम लोग कहते हैं इको रेंजिंग। ठीक है, तो ये आपका सोनार था जो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव में बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसे याद रखा रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों साउंड का सब लास्ट टॉपिक, ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर। यानी हमारा जो कान है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो क्या वर्क करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में। यानी जो मानव कर्ण है, यानी कर्ण कहा जाता है उसे, कान को, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, यानी अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। तो हमने बताया यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर है, यानी ये जो पिन्ना है, ये पिन्ना और ईयर लोब, यहाँ पे ईयर लोब होता है और ये क्या था, आउटर ईयर होता है, आउटर ईयर। उसके बाद ये जो लाइन है, ये वाला जो कैनल, इसे ऑडिटरी कैनल कहते हैं, और ये आपका क्या, ईयर ड्रम है। और ये जो छोटा सा देख रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, ओवल विंडो होता है। ठीक है, ओवल शेप का, और इसे हम लोग हैमर कहते हैं। और देखिए ये जो कैनल है उसे एनविल कहा जाता है। एनविल के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है, आपका स्ट्रप है। फिर बात करते हैं ये वाली जो कैनल है, यानी जो कर्व है, यानी सेमी सर्कुलर कैनल इसे कहा जाता है, और ये कॉचलिया है। और फिर इसके बाद ये जो लाइन है, ये ऑडिटरी नर्व है। ऑडिटरी नर्व क्या करती है, वो ब्रेन को सिग्नल देती है, तो हमें पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। यानी जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपका जो ऑडिटरी नर्व है आपको ब्रेन को सिग्नल दे रहा है, और सिग्नल दे रहा है तो आप इसके बारे में, यानी ह्यूमन आई के बारे में जान रहे हैं, ह्यूमन ईयर के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करते हैं। हमने यहाँ पे बताया है कि ह्यूमन ईयर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन।
यानी मानव कर्ण को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जो पहला क्या, आउटर ईयर, दूसरा मिडिल ईयर, तीसरा इनर ईयर। तो ये यहाँ पे हमने लिखा आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो सबसे पहले हम आउटर ईयर के बारे में जान ले। आउटर ईयर क्या है, हमने लिखा है आउटर ईयर कंसिस्टिंग द पिन्ना एंड ईयर लोब, यानी आउटर ईयर में पिन्ना और ईयर लोब। ईयर लोब जो ये नीचे वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं इसे ईयर लोब कहते हैं, और ये पूरा पार्ट क्या था, पिन्ना कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर भी होता है। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है जो पिन्ना होता है वो कार्टिलेजनस होता है। कार्टिलेजनस का मतलब इसमें हड्डियां नहीं होती, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें हड्डी नहीं होती। देखिए ये मुड़ जा रहा है, यानी एक तरह का सॉफ्ट बोन जिसे हम लोग कहते हैं। कार्टिलेज मतलब क्या था, सॉफ्ट बोन होते हैं। ठीक है, कार्टिलेजनस एंड इट डायरेक्ट साउंड वेव्स टुवर्ड्स द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और पिन्ना का वर्क क्या करता है, पिन्ना जो क्या करता है वो जो एक्सटर्नल साउंड वेव्स को क्या करता है, ऑडिटरी कैनाल में भेजता है, अंदर करता है, यानी भेजता है। जो उसका आवाज़ जो जाती है वो साउंड वेव्स को क्या करता है, ऑडिटरी कैनाल में इंटर कराता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल चैनल्स द साउंड एंड टिम्पैथिक मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। यानी ऑडिटरी कैनाल से होकर जो साउंड वेव्स कहाँ जाते हैं, टिम्पैथिक मेम्ब्रेन। टिम्पैथिक मेम्ब्रेन क्या होता है, ईयर ड्रम। तो टिम्पैथिक मेम्ब्रेन इज थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। टिम्पैथिक मेम्ब्रेन क्या होता है, वो बहुत पतला होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता है, अर्धपारदर्शी जिसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, अगर हम ज़्यादा तेज़ी से चिल्ला जाते हैं तो हमारा क्या होता है, ईयर ड्रम क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, यानी फट जाता है। तो इसलिए हमें क्या होता है, जो रेंज ऑफ हियरिंग है उसी के अंदर में हमें साउंड को सुनना चाहिए। आउट ऑफ रेंज अगर यानी हम कहिए कि अल्ट्रासाउंड साउंड्स को सुनते हैं तो वहाँ पे हमारे ह्यूमन ईयर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका आउटर ईयर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे मिडिल ईयर के बारे में। तो मिडिल ईयर क्या होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिडिल ईयर के बारे में, यानी मध्य कर्ण जो है, यानी द मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 टीनी बोन्स, इट इज़ फिल्ड विथ हेयर। यानी जो मिडिल ईयर है वो 3 छोटे हड्डियों से मिलके बना होता है, यानी उसमें क्या है, 3 छोटे बोन्स हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, यानी इट इज़ फिल्ड विथ हेयर, यानी उन बोन्स में क्या है, हवा भरी रहती है। ठीक है, तो द बोन्स आर कॉल्ड ऑसिकल्स, यानी जो तीनों बोन्स हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑसिकल कहा जाता है, ऑसिकल कहा जाता है। और फिर कह रहा है द 3 बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर आर मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। यानी तीनों बोन्स जो होती हैं क्रमशः कौन कौन सी होती हैं, मैलियस होती हैं, फिर इनकस होता है, बाद में स्टेप। आप जानते हैं स्टेप इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, यानी स्टेप क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, ये जानते रहिएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया नेक्स्ट पॉइंट में, साउंड वाइब्रेशन ऑन द ईयर ड्रम इज ट्रांसमिटेड फर्दर बाय द दीज 3 बोन्स। यानी जो साउंड वाइब्रेशन ईयर ड्रम में होता है वहाँ से ट्रांसमिट होके वो कहाँ जाता है, ये 3 बोन से होके जाता है। तो ये था दोस्तों आपके इनर मिडिल ईयर के बारे में। मिडिल ईयर के बारे में कुछ हमने पार्ट्स बताया। अब हम लोग जानेंगे इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर क्या है, ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इनर ईयर के बारे में, यानी जो अंतःकर्ण होता है। अंतःकर्ण को कहा गया है यहाँ पे कि द इनर ईयर और लिम्बरिंथ, लेबिरिंथ का मतलब ही इनर ईयर होता है। कंसिस्ट 2 मेन स्ट्रक्चर, 2 मेन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, एक कॉस्लिया और एक क्या है, वेस्टिबुलर सिस्टम। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इनर ईयर 2 मेन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, कॉस्लिया और वेस्टिबुलर सिस्टम। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है दोस्तों, द मेन फंक्शन ऑफ द कॉस्लिया इज टू हेल्प इन हियरिंग। यानी कॉस्लिया का जो फंक्शन है वो क्या करता है, हमें सुनने में मदद करता है। हेल्प टू हियरिंग का मतलब सुनने में सहायता करता है। और यहाँ पे बताया गया है द वेस्टिबुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स, सेक्यूल एंड यूट्राइल। सेक्यूल एंड यूट्राइल नाम के कुछ सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, वेस्टिबुलर सिस्टम बनाते हैं, जो यहाँ पे होंगे। ये जो सेमी सर्कुलर आप देख रहे हैं ना, सेमी सर्कुलर कैनल्स, तो आपका इसी में क्या होगा, सेक्यूल और यूट्राइल होगा और एक आपका वेस्टिबुलर सिस्टम होगा। ठीक है, यानी ये तीनों कंसिस्ट होकर क्या कहलाएंगे, वेस्टिबुलर सिस्टम कहलाएंगे। अब
दोस्तों हमने तीनों पार्ट्स के बारे में बता दिया, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर के बारे में। उम्मीद है आपको सभी समझ में आए होंगे कौन कौन से पार्ट्स थे। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ ईयर के बारे में, यानी मानव कर्ण का जो विशेषताएं हैं वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में, यानी मानव कर्ण का जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमने लिखा है द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर इज टू हेल्प हियरिंग, यानी सबसे बड़ी विशेषता और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो हमारे ईयर की है वो क्या है, सुनना। किसी चीज़ की, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति या जानवर या अन्य किसी चीज़ों की आवाज़ों को सुनना ही हमारे मानव कर्ण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और फिर दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि द ईयर आल्सो हेल्प अस इन बैलेंसिंग द बॉडी, यानी हमारा जो कान है वो हमारे बॉडी को भी बैलेंस करता है। वो कैसे, ये देखिए, द ह्यूमन ईयर अलाउ अस टू फील द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, यानी जो हमारा मानव कर्ण है वो क्या करता है कि ग्रेविटी को फील करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को वो फील करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी बैलेंस कहते हैं। इट आल्सो हेल्प्स द फील द एक्सेलरेशन नोन एज डायनेमिक बैलेंस, यानी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी, यानी स्मॉल जी को भी वो महसूस करता है, जिसकी वजह से हम लोग उसे क्या कहते हैं, डायनेमिक बैलेंस। तो इससे ये होता है कि हमारा मानव कर्ण क्या है, हमारे बॉडी को भी बैलेंस करता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है डायनेमिक बैलेंस इज प्रोवाइड सेमी सर्कुलर कैनल्स, यानी डायनेमिक बैलेंस कहाँ से मिलता है हमें, सेमी सर्कुलर कैनल। सेमी सर्कुलर कैनल कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, हमने बताया था, यानी कुछ देर पहले ही हमने बताया था कि सेमी सर्कुलर कैनल्स कौन कौन सी होती हैं, यानी जिसमें वेस्टिबुलर सिस्टम होते हैं। जो 3 कैनल सेमी सर्कुलर से बनी होती है। एक क्या होता है आपका, यानी जो सेमी सर्कुलर होता है दोस्तों, यानी वेस्टिबुलर सिस्टम में कौन कौन से यूट्राइल और सैक्यूल होते हैं, उसकी वजह से वो डायनेमिक बैलेंस होता है। यानी अब हमें कहा गया है कि वाइल मूविंग आई ट्रैकिंग, यानी जब हम लोग मूव करते हैं तो जो हमारी आंखें क्या होती हैं, ट्रैक करती हैं, यानी इज मेंटेन बाय वेस्टिबुलर ऑकुलर रिफ्लेक्स, यानी उसी को क्या कहते हैं, वेस्टिबुल ऑकुलर रिफ्लेक्स। ये किसकी वजह से होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम में होता है, जो हमारे आपके अंतःकरण में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी जब हम लोग मूव करते हैं तो हमारी आंखें इधर उधर होती हैं, इधर उधर ट्रैकिंग करते हैं, यानी वस्तुओं को देखते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, वेस्टिबुल ऑकुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो आज हमने क्या बताया, जो भी बताया आपको, यानी ह्यूमन ईयर के बारे में बताया, उसके फंक्शंस के बारे में बताया, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर को बनाया अच्छे से, ये सभी चीज़ें। और इससे पहले हमने अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक पढ़ाया, आपको इको पढ़ाया, मल्टीपल इको पढ़ाया। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उन सभी चीज़ों को, यानी उन सभी तथ्यों को आप अच्छे से तैयार कर लें, इसके नोट्स बना लें और अच्छे से रिवाइज करें। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे दोस्तों तो आपको साउंड अच्छे से तैयार हो जाएगा। जब साउंड अच्छे से तैयार हो जाएगा तो इस पे बेस्ड अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अभी पूछ दिया गया कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, तो आप बता सकते हो, यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन क्या होती है, स्टेप्स होती है। स्टेप्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ह्यूमन ईयर में। ह्यूमन ईयर के किस पार्ट में प्रेजेंट होती है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर साउंड था, इसका ये लास्ट टॉपिक था ह्यूमन ईयर, इसको हमने अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो वीडियो को फिर से अच्छे से देख लें, वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप जो हमारे TVIT क्लासेस ऐप है उसमें चैट सेक्शन में अपने डाउट को भेजिए, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड टेस्ट भी लिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।